नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव की गहराई में उतर रहे हैं। ये ऐसा बदलाव है जो शायद भारत में लाखों लोगों और कारोबारों पर असर डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस के मामलों की, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन मामलों को निपटाने के तरीके में, आप कह सकती हैं, कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हाँ, हमारे पास एक कानूनी समाचार रिपोर्ट है जो इस नए फैसले का पूरा ब्यौरा देती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये समझें कि ये नए नियम असल में है क्या, ये क्यों बदले गए, और सबसे जरूरी बात, इनका आम आदमी या किसी बिजनेसमैन के लिए क्या मतलब है। क्योंकि देखिए, भारत की अदालतों में ऐसे केसों का अंबार लगा हुआ है, तो ये बदलाव वाकई अहम हो सकता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हम जिस खास केस की बात कर रहे हैं जिसने ये सब बदलाव लाए हैं, उसका नाम है संजाबी तारिक बनाम किशोर एस बोरकर और अन्य। और इसने एक पुराने, काफी जाने माने मामले दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच में जो गाइडलाइंस दी गई थी, उनको बदला है। अब आते हैं ताज़ा फैसले पर, यानी संजाबी ताली वाले मामले पर। इसमें जस्टिस मनमोहन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इन लागतों का पूरा हिसाब ही, अब कह सकते हैं, बदल दिया है। काफी नरमी बढ़ती है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप नई दरें क्या हैं। पहली सिचुएशन, अगर अभियुक्त यानी जिसने चेक दिया था वो ट्रायल कोर्ट में अपने सबूत दर्ज होने से पहले ही चेक की रकम चुकाने को तैयार हो जाता है, तो कोर्ट बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए मामले को खत्म करने यानी कंपाउंड करने की इजाजत दे सकती है। तो लागत क्या हुई? 0%। 0%, ओके। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए अभियुक्त के सबूत दर्ज हो गए हैं लेकिन अभी ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आया। इस स्टेज पर अगर वो चेक की रकम चुकाता है तो मैजिस्ट्रेट उसे समझौते की इजाजत दे सकता है, लेकिन एक शर्त होगी, उसे चेक की रकम के अलावा 5% एक्स्ट्रा अमाउंट कॉस्ट के तौर पर जमा करनी होगी। सिर्फ 5%? पहले 10% था स्टेज पे शायद। हाँ, पहले 10% था, अब सिर्फ 5%। और ये 5% पैसा या तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा होगा या कोर्ट जहां भी ठीक समझेगी। तीसरी सिचुएशन, अगर मामला ऊपर की कोर्ट में है, यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, रिवीजन या अपील में, और तब अभियुक्त पेमेंट करने को तैयार होता है, तो कोर्ट चेक की रकम का 7.5% कॉस्ट के तौर पर जमा करने की शर्त पर समझौते की इजाजत दे सकती है। 7.5%? पहले 15% था। बिल्कुल, पहले 15% था। और आखिरी स्टेज, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और वहां निपटारा हो रहा है, तो ये कॉस्ट चेक की रकम का 10% होगी। 10%? पहले 20 था। जी, पहले 20% था। तो साफ दिख रहा है, हर लेवल पर कॉस्ट को काफी कम कर दिया गया है। पुराने 10, 15, 20% के मुकाबले अब ज्यादा से ज्यादा 10% है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। वाकई ये कमी तो बहुत ज्यादा है। पहले जहां 20% तक जा सकता था मामला, अब सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ 10%। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि ये बदलाव अभियुक्तों को मामला जल्दी निपटाने के लिए कितना बड़ा इंसेंटिव दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर ये वाली बात कि सबूत दर्ज होने के बाद भी, लेकिन फैसला आने से पहले, सिर्फ 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट पर समझौता हो सकता है। ये बीच का रास्ता पहले इतना साफ या सस्ता नहीं था, है ना? सही कहा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 0% कॉस्ट अब सिर्फ पहली दूसरी सुनवाई तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सबूत दर्ज होने से पहले कभी भी समझौता हो जाए तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ये तो वाकई मामलों को जल्दी खत्म करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। हाँ, और इसमें अदालत के रोल को भी समझना जरूरी है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर अभियुक्त ये नई कम की गई लागत देने को तैयार है, तो कोर्ट दोनों पार्टीज को अपराध का शमन यानी कंपाउंडिंग करने का सुझाव दे सकती है। अच्छा, सुझाव मतलब ऑर्डर नहीं? हाँ, ध्यान दीजिए, ये सुझाव है, आदेश नहीं। यानी कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, रास्ता सुझा सकती है। और जैसा हमने पहले कहा, ये लागत का पैसा कहाँ जाएगा ये भी साफ कर दिया गया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी या कोर्ट द्वारा तय किसी और संस्था के पास। इसका मकसद शायद यही है कि ये पैसा वापस जुडिशियल सिस्टम या जरूरतमंदों की मदद में ही इस्तेमाल हो। अच्छा, अब उस पेज पर आते हैं जिसका जिक्र फैसले में है। मान लीजिए शिकायतकर्ता, यानी जिसे पैसा मिलना था, वो कहता है कि भाई मुझे सिर्फ चेक की रकम और ये 5% या 7.5% कॉस्ट नहीं चाहिए। मेरा तो जो ओरिजिनल कर्ज था वही ज्यादा था, या मुझे ब्याज भी चाहिए या कोई और हर्जाना चाहिए। मतलब वो सिर्फ चेक अमाउंट और कॉस्ट पर राजी नहीं है।
तब क्या होगा? क्या अभियुक्त फिर भी सिर्फ चेक अमाउंट और तय कॉस्ट देकर छूट जाएगा? ये फैसले में साफ कहा गया है कि अगर शिकायतकर्ता ज्यादा रकम की मांग करता है और सिर्फ चेक राशि प्लस कॉस्ट पर समझौते को तैयार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट सिर्फ इस आधार पर अभियुक्त को बरी करने के लिए मजबूर नहीं है कि उसने चेक राशि और तय कॉस्ट जमा कर दी है। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त ने पैसा फेंका और मामला रफा दफा हो गया। तो फिर मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शंस है, मतलब वो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? मजिस्ट्रेट के पास कई रास्ते खुले हैं। वो केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए अभियुक्त को दोषी ठहरा सकते हैं, यानी कन्विक्ट कर सकते हैं। ओके। लेकिन दोषी ठहराने के बाद भी उनके पास कुछ स्पेशल पावर हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 255(2) या 255(3) के तहत। अब जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, उसमें ये सेक्शन 278 में है। इन पावर्स का इस्तेमाल करके वो शायद कम सजा दें या सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दें। एक और बड़ा ऑप्शन है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का फायदा देना। प्रोबेशन मतलब दोषी ठहराए जाने के बावजूद अभियुक्त को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रिहा किया जा सकता है, खासकर अगर उसका पिछला रिकॉर्ड साफ हो और अपराध बहुत गंभीर न माना जाए। तो निचोड़ यह है कि अगर शिकायतकर्ता के पास जायज कारण है समझौते के लिए राजी ना होने के, तो अभियुक्त के लिए ये कोई आसान बचाव का रास्ता नहीं है। कोर्ट का विवेक यानी डिस्क्रिशन वो सबसे ऊपर रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो कोर्ट कह रही है कि चलो भाई जल्दी समझौता कर लो, हम लागत कम करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि अगर मामला वाकई पेचीदा है या शिकायतकर्ता की मांग में दम है, तो हम सिर्फ पैसा जमा करने पर आंख मूंद कर केस बंद नहीं करेंगे, न्याय के बाकी रास्ते खुले रहेंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। यही वो बैलेंस है जिसकी मैं बात कर रहा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों का ध्यान रखने की कोशिश की है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि चेक बाउंस मामलों में अलग अलग स्टेज पर समझौता करने की कीमत वो काफी कम कर दी गई है, और इसके पीछे सीधा मकसद है अदालतों से मुकदमों का बोझ कम करना, मामलों को तेजी से निपटाना। यही है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत जो लाखों केस फंसे हुए हैं उनके निपटारे के लिए ये धारा 138 ही है जो चेक बाउंस को एक तरह का अपराध बनाती है। हालांकि ये समझौता करने लायक यानी कंपाउंडेबल अपराध है। कोर्ट यहां एक बहुत महीन संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कम लागत लगाकर अभियुक्त को प्रोत्साहित करना कि भाई जल्दी मामला खत्म करो, आगे बढ़ो। दूसरी तरफ ये भी पक्का करना कि अगर समझौता सीधा साधा नहीं है या शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो न्याय के दरवाजे बंद न हों। दोषी ठहराने और सजा देने या जैसे मैंने कहा प्रोबेशन देने का विकल्प खुला रहे। और इसका समाज पर क्या असर हो सकता है? मतलब आम लोगों पर, छोटे कारोबारियों पर क्या लगता है? असर तो देखिए काफी सकारात्मक हो सकता है। सोचिए कितने छोटे व्यापारी, कितने आम लोग ऐसे झगड़ों में सालों साल उलझे रहते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील की फीस, समय की बर्बादी, बहुत कुछ होता है। हाँ, सही बात है। अगर मामले वाकई तेजी से निपटते हैं जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तो उनका पैसा और समय दोनों बचेगा। कारोबार में जो पैसा फंसा है वो जल्दी वापस आ सकता है। इससे यकीनन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि चेक जैसे इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा बढ़ेगा अगर विवाद जल्दी सुलझे। हाँ, एक सवाल ये भी उठ सकता है कि कहीं लागत इतनी कम होने से लोग लापरवाही से चेक जारी करने को प्रोत्साहित तो नहीं होंगे। ये भी एक पॉइंट है। लेकिन शायद कोर्ट का मानना है कि धारा 138 के तहत सजा का डर अब भी काफी है, और यह बदलाव सिर्फ निपटारे को आसान बनाने के लिए, लापरवाही बढ़ाने के लिए नहीं। ये तो थी पूरी कहानी इन नए बदलावों के। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में समझौते की लागत घटाकर एक तरह से अर्ली बर्ड डिस्काउंट जैसा ऑफर दिया है, और उम्मीद यही है कि इससे अदालतों का बोझ हल्का होगा और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, या कम से कम विवाद का निपटारा तो जल्दी होगा। और जाते जाते बस एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। ये सीधे तौर पे इसी फैसले से जुड़ा है, लेकिन हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। ये जो नए बदलाव हैं, ये मुख्य रूप से पैसों के लेन देन यानी मौद्रिक निपटान लागतों पर ही फोकस्ड है। हाँ, तो ये स्थिति जहां लागत कम कर दी गई है और कुछ मामलों में दोषी पाए जाने पर भी प्रोबेशन का विकल्प खुला रखा गया है, ये पीड़ित पक्ष यानी शिकायतकर्ता को जल्दी मुआवजा दिलाने और अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने यानी जो दंडात्मक पहलू है उसके बीच किस तरह का संतुलन साधती है। गहरा सवाल है।
क्या हम अनजाने में वित्तीय निपटान को अपराध की गंभीरता या उसके निवारक पहलू से ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, खासकर उन मामलों में जहां अभियुक्त पैसे देकर भी शायद पूरी तरह बरी ना हो पर सजा से बच जाए? इस पर सोचने की जरूरत है कि लंबे समय में इसका क्या असर होगा। क्या यह सही बैलेंस है? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है कि क्या हम निपटारे की आसानी और अपराध की गंभीरता के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।